गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच करेंगे और सीसी 5 यानी VCC5 के अंतर्गत जो हमारा 3 यूनिट है उसी को लेकर आज हम बात करेंगे। ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है और सिलेबस को पहले हम समझेंगे। क्वेश्चन किस तरह से फॉर्मेट होगा, क्वेश्चन किस तरह से आने की संभावना होगी। और 1 सेकेंड मैं थोड़ा सा विंडो ओपन कर देता हूँ। आवाज़ साउंड इको साउंड होता है। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर चलेंगे। ये यूनिट 3 का ही है और हम देखेंगे पहले कि इसमें क्वेश्चन कितने बनते हैं। ये रिसेंट डेवलपमेंट जो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हाल में जो विकास हुआ है, यानी अभी जो विकास हो रहा है, पहले से जो विकास हो रहा था लेकिन हाल में जो विकास अभी हो रहा है, इधर क्या चल रहा है, क्या परिवर्तन हुआ है, उस पे बात करने के लिए कर रहा है। किसमें हाल में परिवर्तन की डिमांड हो रहा है? प्रश्न जो हो रहा है तो ये कह रहा है साइंस में, ये कह रहा है मैथमेटिक्स, ये कह रहा है लैंग्वेज, ये कह रहा है सोशल साइंस। ठीक है। और उसके बाद जो एक इश्यूज, अब समझ सकते हैं इश्यूज का मतलब जान रहे हैं, रिलेटेड समझ रहे हैं, और इधर है डिसिप्लिनरी नॉलेज। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। तो यहाँ सबसे पहले एक क्वेश्चन तो साइंस से बन गया आपका, दूसरा क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से होगा, तीसरा क्वेश्चन आपका लैंग्वेज बनेगा, चौथा जो है आपका सोशल साइंस। ये सोशल साइंस जो है 4 नंबर, और 5 नंबर जो है यहाँ पे ये बनेगा। तो हमें ये देखना है एज ए टीचर के रूप में जब हम देखेंगे इस टॉपिक को और जब इसे हम डील करने का प्रयास करेंगे तो हम करिकुलम के अकॉर्डिंग चलेंगे। यानी करिकुलम के अंतर्गत जो हाल में जो परिवर्तन है या हाल में जो चल रहा है शिक्षा नीति के तहत, उस विज्ञान का क्या महत्वपूर्ण है, क्या उपयोगिता है, क्या हम इससे गतिविधियां करते हैं जिससे कि हमारा नॉलेज आगे बढ़ता है। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन जो आ सकता है इस पर। जो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल में जो विज्ञान का जो विकास हुआ है उस पर चर्चा करें। तो इसका क्वेश्चन आंसर कैसे बन सकेगा? कुछ भी यदि साइंस के ऊपर इस टॉपिक से, इस यूनिट से यदि क्वेश्चन अराइज होता है तो जैसे ही यदि साइंस यदि है और उसे सोशल साइंस से कनेक्ट कर रहा है तो सबसे पहले हम साइंस को लिखेंगे, उसके बाद सोशल साइंस से उसे हम कनेक्ट करेंगे, क्योंकि साइंस से ही सोशल साइंस का जन्म हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हम आज ये रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड सोशल साइंस एंड इश्यूज related with rates
डिसिप्लिनरी नॉलेज। एक क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि अनुशासनिक या अनुशासनिक ज्ञान क्या है, यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि साइंस और मैथ में क्या संबंध है, या हमारे दैनिक जीवन में गणित का क्या महत्व है, या इसे पाठ्यक्रम में देने से इसकी क्या उपयोगिता है, क्या इसका महत्व है, क्या इससे बच्चों को फायदा होता है, क्या इसे पढ़ने से बच्चों में किन किन गुणों का विकास होता है। लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज के बीच में संबंध, तो लैंग्वेज तो आप जान ही रहे हैं कि लैंग्वेज की जो विशेषता है वो कम्युनिकेशन करती है, कम्युनिकेट करती है। किसे करती है? हमको, आपको, विद्यालय से, टीचर से, समाज से, एक दूसरे से अपने विचारों को आदान प्रदान करने में हमें कम्युनिकेट करती है। तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज दे सकता है, या भाषा ही ज्ञान क्या है वो दे सकता है। सोशल साइंस और साइंस में डिफरेंस पूछ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक है डिसिप्लिनरी नॉलेज, यानी कि अनुशासनिक ज्ञान क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आपको एक साथ मिलेगा। साइंस और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन एक साथ यदि आता है तो आप साइंस का इंट्रोडक्शन देंगे, और मैथमेटिक्स या लैंग्वेज के साथ में आता है गणितीय भाषा या भाषा और गणित में संबंध, तो आप इसके साथ दे सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन को पहले देखना है कि कितने पार्ट में वो बटा हुआ है। जब क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं तो उसी क्वेश्चन को दो भाग में बांटकर हम आंसर देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साइंस का जो हाल में जो विकास होता है पाठ्यक्रम के संदर्भ में जो पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि साइंस का जो है सबसे पहले हम साइंस का क्या करेंगे, परिभाषा देंगे। नहीं सॉरी, साइंस का परिभाषा नहीं, इसका इंट्रोडक्शन देंगे। क्या देंगे? इसका परिचय देंगे कि साइंस क्या होता है। ठीक है, फिर हम साइंस क्या होता है इसमें हम इसे दो ग्रुप में बांट सकते हैं। साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो साइंस में जब हम साइंस को दो ग्रुप में बांटेंगे तो एक बनेगा फिजिकल साइंस, दूसरा जो है बायोलॉजी है, यानी कि नेचुरल साइंस, लाइफ साइंस जो बोलते हैं। एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। तो साइंस में आपने पढ़ा होगा कि लिविंग किसे कहते हैं और नॉन लिविंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइंस का परिचय देंगे, उसके बाद हम परिभाषा देंगे। ठीक है, परिभाषा देंगे, उसके बाद हम साइंस में लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है हम उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिजिकल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, और हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये सभी क्या है, साइंस है। जब हम साइंस की परिभाषा, परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे परिभाषा देंगे, उसके बाद हम लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम साइंस के अंतर्गत जिन जिन विषयों का जिक्र होता है और उन विषयों का भी परिचय देंगे। उसके बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इन स्कूल बताएंगे। इन
साइंस, ये हमारा जो इम्पोर्टेंस है, हमारा जो महत्व है साइंस का, किसके अंतर्गत? तो स्कूल के अंतर्गत। तो हम लोग सभी जानते हैं, कि जब हम विद्यालय में पढ़ते हैं, स्कूल में जब पढ़ते हैं, 1 से 10 तक जब हम क्लास करते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है? उसमें हमारा फिजिक्स भी होता है, उसमें हमारा केमिस्ट्री भी होता है, उसमें हमारा बायो भी होता है, उसमें हमारा ज्योग्राफी भी होता है। ये साइंस नहीं है, फिर भी साइंस के बहुत सारे उसमें गुण हैं, ज्योग्राफी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कुल हम सब्जेक्ट को ले रहे हैं, उसके बाद हम इसके रिसेंट जो डेवलपमेंट ऑफ साइंस की बात जो हो रही है, उस पर फिर हम बात करेंगे। तो जब हम 1 से 10 यानी कि 10th में पढ़ते हैं, 9, 10, 8, 7, 6, 5 से लेकर हमारा साइंस शुरू हो जाता है। तो उसमें हम फिजिक्स के भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, बायो भी पढ़ते हैं, उसमें हम मैथ भी पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सोशल साइंस भी पढ़ते हैं, सोशल साइंस भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यहाँ पे हमें ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमें इसलिए आवश्यकता पड़ी कि अभी हमारा जो प्रश्न कर रहा है कि साइंस का जो करिकुलम में अभी तक जो विकास हुआ है, क्या हुआ है। हम इसके अंतर्गत कुछ कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के बारे में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने साइंस करिकुलम के बारे में किन किन बातों को लिया है, और साइंस को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने से बच्चों को क्या देने का प्रयास किया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन हम सम्मिलित रूप से जब हम 6, 8, 9, 10 में जब रहते हैं, तो हम इन सारी विषयों को पढ़ते हैं। यानी कि हम जनरली एक यहाँ पे विज्ञान पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी चीज पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यानी 10+2 में जाते हैं, तो वहां पे भी हम अब यहाँ से बंटना चालू हो जाता है। कोई आर्ट्स पढ़ता है, कोई साइंस पढ़ता है, कोई कॉमर्स पढ़ता है। तो उसके बाद फिर जब हम बीए में जाते हैं, तो कोई बीएससी करता है, कोई बीए करता है, फिर कोई एमएससी करता है, कोई एमए करता है। तो हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि जब हम स्कूल लेवल में थे, तो यहाँ पे साइंस के वो सारे गुण सिखाए जाते थे, लेकिन एक सामान्य विज्ञान के रूप में दिया जाता था, यानी सम्मिलित दिया जाता था। लेकिन अब हम यहाँ पे बात करेंगे साइंस को लेकर, जो कह सकते हैं, जो साइंस को लेकर जो कह सकते हैं कि जो एनसीईआरटी की जो पॉलिसी है, जो नीति है, तो एनसीईआरटी के बारे में आप लोग जानते होंगे। एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी। तो इसका क्या योगदान है, और इन्होंने विद्यालयों में साइंस जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, उसको देने से इन्होंने क्या क्या सुधार करने का प्रयास किया, बच्चों में कौन कौन से स्किल डेवलप करने का प्रयास किया, बच्चों में किन किन गुणों का विकास करने का प्रयास किया,
हम इनके बारे में भी जानेंगे। तो एनसीईआरटी के बारे में हम जानते हैं कि ये 1961 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी के अनुसार बच्चों को विज्ञान पढ़ाने से हमें क्या क्या कर सकते हैं कि बताने का या फायदा क्या क्या हो सकता है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि साइंस जो होता है हमारे डेली लाइफ के लिए, हमारे डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज होती है उसके लिए यूजफुल होता है। यानी प्रतिदिन जो जीवन हम जीते हैं, डेली लाइफ जीते हैं, उसमें लाभदायक होता है। अब लाभदायक किस रूप में होता है तो हम जानेंगे। आज जो हमारा जो आपसे कम्युनिकेशन हो रहा है ये किसकी देन है? ये साइंस की देन है। आप 2 मिनट में दूसरे देश जा सकते हैं, दूसरे राज्य जा सकते हैं। ये किसकी देन है? किन साधनों के माध्यम से आप जाते हैं? साइंस ने आविष्कार किया। आविष्कार क्या किया? तो आविष्कार किया हवाई जहाज का किया, हेलीकॉप्टर का किया, मोबाइल फोन का किया, लैपटॉप का किया। और इस तरह से हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि साइंस किस तरह से हमारे लिए उपयोगी साबित हो रहा है। तो एनसीईआरटी कहता है कि बच्चों को जो साइंस हमें पढ़ाना चाहिए, करिकुलम में से जोड़ना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग में जो बात हो रही है कि एनसीईआरटी कहता है कि हम बच्चों को साइंस जो पढ़ाते हैं उसके लिए हम क्या उपयोगी साबित कर सकते हैं। तो उपयोगी हम देखते हैं यहाँ पे कि हम यूजफुल इन डेली लाइफ एक्टिविटीज में हमें सहयोग करता है। कौन करता है? तो साइंस करता है। और जो रिसेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाल में तो हाल में साइंस का क्या योगदान है? अभी जो हम चल रहे हैं, जिस युग में जी रहे हैं, साइंस जमीन से आसमान के ऊपर तक का सफर किया है। यानी हम पहले यातायात के साधनों में ले लें, 4 व्हीलर हो, बाइक हो, साइकिल हो, और भी तरह तरह के साधन जो हैं। तो लेकिन फिर क्या किया कि जमीन से आसमान तक का सफर किया, हवाई जहाज बनाया, विज्ञान इतना तेजी से हुआ कि मिसाइल बनाया, अंतरिक्ष गया, चंद्रमा पे गया, मंगल ग्रह पे गया। तो क्या हुआ? कहीं न कहीं नहीं कह सकते हैं कि 100% यहाँ पे साइंस के पढ़ने से, साइंस सब्जेक्ट होने से उनमें जो है आविष्कार करने की जो क्षमता विकसित होती है। तो वही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हम विद्यालय लेवल पर होते हैं, स्कूल लेवल पर होते हैं, तो वहां पे हमें साइंस के छोटे छोटे ही रूप में साइंस पढ़ाया जाता है और धीरे धीरे हमें आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पे हम किस रूप में साइंस को पाते हैं, जिसका कि मैंने डेली लाइफ के यूज में साइंस की जो एक्टिविटीज होती है उस रूप में हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि एनसीईआरटी के हम बात कर रहे थे कि एनसीईआरटी ने करिकुलम में जो साइंस देने का जो प्रस्ताव पारित किया, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बच्चों के लिए कितना उपयोगी होता है। तो हमने पहला पॉइंट जो यहाँ पे रखा है कि यूजफुल इन डेली लाइफ एक्टिविटीज, जिसके बारे में मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे बताया है। दूसरा हम देखते हैं कि यूजफुल इन ट्रेड एंड बिजनेस, यानी कि व्यापार में भी लाभदायक होता है। व्यापार में भी साइंस की वजह से क्या होता है? लाभदायक होता है। हम तीसरा कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल वैल्यू बढ़ता है, यानी कि बौद्धिक मूल्य। तो सामान्य ज्ञान का जो क्षेत्र है वो विज्ञान से ही निकला है, जिससे हम कह सकते हैं
इससे हम कह सकते हैं कि इससे हमें विचार एवं तर्क करने की विधियां, ज्ञान एवं तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। तो यहां पे हमने इस रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ साइंस की बात जब कर रहे हैं तो इसका जब हम आंसर करेंगे, जब एग्जाम हॉल में पेपर आएगा तो इस तरह से क्वेश्चन रिलेशन के साथ आ सकता है। तो इसे हम पार्ट में करके हम उसका आंसर दे सकते हैं। पहले हम साइंस का देंगे और उसके साथ मैथमेटिक्स जोड़ा है तो उसका फिर हम देंगे। और इसके साथ सोशल साइंस को, साइंस और सोशल साइंस के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है या इसका रिसेंट डेवलपमेंट पूछ रहा है, यानी हाल में इसका क्या योगदान है, हाल में इसका किस तरह का विकास हुआ है, तो हम उस तरह से इसका आंसर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइंस का परिचय देंगे, उसके बाद हम उसकी परिभाषा देंगे, उसके बाद हम लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बताएंगे, फिर साइंस के हम विषयों के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम यदि एनसीईआरटी की बात करें तो हम एनसीईआरटी की बातों को सामने रखेंगे कि एनसीईआरटी ने इस तरह के जो है प्रस्ताव जो है पाठ्यक्रम को लेकर, साइंस को लेकर रखा है और इन सारे पॉइंट का हम जिक्र करेंगे। तो इसमें हम जो पहला पॉइंट जो हमने कहा था कि ये हमारे क्या कह सकते हैं कि यूजफुल इन डेली लाइफ एक्टिविटीज, दूसरा हमने कहा था कि यूजफुल इन ट्रेड एंड बिजनेस में, इंटेलेक्चुअल वैल्यू में, मेडिकल वैल्यू में, कल्चरल वैल्यू में, वोकेशनल वैल्यू में और मोरल वैल्यू में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकल वैल्यू में, यानी कि जो हम डेली लाइफ में साइंस के द्वारा सीखने का प्रयास करते हैं उसे हम प्रैक्टिकल के रूप में भी देखते हैं, यानी कि हम सत्य की पहचान करने का प्रयास करते हैं, सत्य की खोज करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि मेडिकल वैल्यू क्या हो सकता है साइंस का। पहले हम क्या करते थे कि हमारे यहाँ सर्जरी नहीं होती थी, हमारे यहाँ सर्जरी नहीं होती थी, हमें कह सकते हैं औषधि द्वारा जो है हमारा या होम्योपैथ के द्वारा चिकित्सा होता था या इलाज होता था। लेकिन आज साइंस की वजह से नई नई खोज हुई जिसके द्वारा बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी हम उसका समाधान कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं। तो ये किसके कारण हुआ? हाल में जो विज्ञान इतना तेजी बढ़ रहा है सभी क्षेत्रों में, जिन जिन पॉइंट का हमने जिक्र किया है, तो यहाँ पर रिसेंट जो डेवलपमेंट की बात हो रही है कि यानी कि हाल में विज्ञान का क्या जो है विकास है। तो विकास के रूप में जब हम देखते हैं तो इन सारे पॉइंट को हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो यदि हम वोकेशनल वैल्यू की बात करें, यानी व्यवसायिक हम यदि बात करें यहाँ पे, तो आज जो है साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि इंजीनियर दे रहा है, डॉक्टर दे रहा है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो ये किसका देन है? साइंस का देन है। तो क्या साइंस का जो अभी विकास जो हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, हम इस रूप में देख पा रहे हैं? तो यही हमारा क्वेश्चन बनेगा। हमारा जो सिलेबस का जो टॉपिक है ये इसी पर आधारित है कि हम विज्ञान को हाल में किस रूप में देखते हैं या हाल में विज्ञान का विकास को हम किस रूप में देखते हैं। तो जब हम विकास को देखेंगे तो उसका उपयोग भी हमारे जीवन में हो रहा है, तो उस चीज का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। और इस पर जो नेक्स्ट जो क्लास होगा हम इसको आगे बढ़ाते हुए इस तरह से हम सभी को पार्ट करके इस टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।